Next point of discussion is geometric elements of channel. ऑफ अ चैनल। मुझे साथ साथ ये बात बताओ, जो आपके पास चैनल है वो हॉरिजॉन्टल होगा या उसके पास एक स्लोप प्रेजेंट होगी? अगर हॉरिजॉन्टल हुआ तो फ्लो करा पाओगे क्या ओसीएफ के अंदर? तो उसके पास एक बेड स्लोप होगी, ध्यान रखना। तो मैं आपके सामने एक चैनल बना रहा हूँ जिसके पास एक बेड स्लोप प्रेजेंट है। दिस इज द बेड ऑफ द चैनल। ये हमारे चैनल का बेड है। वो अलग बात है, मैं आपको स्लोप ज्यादा दिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने कल बताया था कि थोड़ी सी स्लोप भी सफिशिएंट होती है फ्लो को कराने के लिए। दिस इज horizontal and it is making an angle theta with the horizontal. This is theta. Clear? Now this is the water surface. मान लो ये आपके पास वाटर सरफेस है, इतनी हाइट पे पानी प्रेजेंट है। अब ध्यान से सुनो बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो सुनो, अगर मैं हमारे बेड, इसको मैं मेंशन करता हूं पहले, दिस इज चैनल बेड। दिस इज चैनल बेड। रिवर बेड बोल लो या चैनल बेड बोल लो, एक ही बात है। क्लियर? अब सुनो ध्यान से बात, देखो अगर हम आपके चैनल बेड से एक वर्टिकल डिस्टेंस लेके जाएं, कहां तक? फ्री सरफेस तक। ये फ्री सरफेस है, ये तो बात मानते हो आप लोग? ये हमारे पास जो ब्लू वाला है, ये क्या है हमारे पास? इट इज फ्री सरफेस। सारी चीज मेंशन करता हूं, इट इज फ्री सरफेस। हमने किया क्या? हमने एक लाइन ली, कहां से? चैनल के बेड से। और कैसी लाइन है? वर्टिकली। ये लाइन कहां तक ले गया मैं? अप टू द फ्री सरफेस। इस लाइन को, इस डेप्थ को मैं क्या बोलता हूं? इसी को बोलता हूं डेप्थ ऑफ फ्लो। क्या बोलता हूं इसको मैं? इसी को हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ फ्लो। जो आप पढ़ते हैं ना, डेप्थ ऑफ फ्लो, वाई, डेप्थ ऑफ फ्लो। क्लियर? तो फर्स्ट एलिमेंट इज डेप्थ ऑफ फ्लो। ये एलिमेंट्स को आपको ध्यान से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्थ ऑफ फ्लो। तो कैसे डिफाइन किया हमने इसको? सिंपल सा है, कुछ भी नहीं। इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस it is the vertical distance from channel bed to the free surface. एक सेकंड रुको जरा, नोट करो। ठीक है, नेक्स्ट। अब ध्यान से देखो सर, अभी हमने सिर्फ किसकी बात की? सिर्फ डेप्थ ऑफ फ्लो की बात की। ऑब्जर्व करना प्लीज केयरफुली। सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी चैनल बेड से एक हाइट लेके जा रहा हूं। कहां तक? फ्री सरफेस तक। ध्यान से देखो, जो ये ग्रीन कलर की हाइट है, ये आपके चैनल बेड से कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री। दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो हमने क्या किया? चैनल बेड से एक नॉर्मल ड्रॉ किया और उस नॉर्मल को कहां तक ले गए? फ्री सरफेस तक। आई विल कॉल दिस नॉर्मल एस डी। दिस इज डी। क्लियर? अब मुझे बताओ, इस वाई के और इस डी के बीच में ये कितना एंगल होगा? ये एंगल कितना होगा? मैकेनिक्स में पढ़ा हम लोगों ने, निकाल सकता हूँ ये एंगल कितना होगा। दिस इज थीटा। दिस एंगल इज थीटा। क्लियर? सबको ये समझ में आया?
जो ये बेड स्लोप है ना थीटा, उतना ही एंगल होगा इसके बीच में। सबको बात समझ में, आसमा वासित, ये क्लियर है? तनवीर, सृष्टि, इज इट क्लियर? ना, इसको बोलते हैं क्या, डी को? इस डी को बोलते हैं डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन। जैसे हमने वाई को क्या बोला था, डेप्थ ऑफ फ्लो बोला था ना, ये वाई था। ऐसे ही इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल डी को, इट इज नोन एज डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन। डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन। दूसरी चीज, अगर थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो वाई और डी आपस में क्या होंगे? अगर थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो वाई और डी आपस में क्या होंगे? वाई और डी आपस में इक्वल होंगे, बट एक्चुअल में क्या इक्वल है आपस में? बट क्या एक्चुअल में इक्वल है? जरा सी भी स्लोप हुई ना तो डिफरेंस आएगा ना वाई और डी के अंदर, अगर जरा सी भी स्लोप हुई। बट एनालिसिस के लिए मैं दोनों को क्या लेके चलूंगा, सेम लेके चलूंगा। क्लियर? सबको बात समझ में आई? तो डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन क्या है? इट इज द नॉर्मल डिस्टेंस it is the normal distance from the channel bed to the free surface। डिफरेंस है, ऊपर वाला वर्टिकल डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस कैसा है? ये नॉर्मल डिस्टेंस है, ध्यान रखना है इस चीज का। नोट करो। इसमें कोई दिक्कत किसी को? दो दो ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स में चैनल के, आसान है बिल्कुल, है ना? नेक्स्ट, चैनल बेड है और इसके ऊपर दिस इज द वाटर फ्री सरफेस। वाटर सरफेस बोल लो या फ्री सरफेस बोल लो। अब मैंने क्या किया, अब मैं आपको चैनल का क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको चैनल का क्रॉस सेक्शन दिखाना चाहता हूँ। क्रॉस सेक्शन किस शेप का है क्रॉस सेक्शन चैनल का? ट्रेपीजोइडल शेप का है, प्लीज ध्यान रखिएगा, इट इज अ ट्रेपीजोइडल शेप। क्रॉस सेक्शन कैसे देखोगे? किसी भी एक सेक्शन को कट करोगे, जैसे मान लो इधर देखो सब लोग, ये देखो, प्लीज प्लीज इधर ध्यान दो सब लोग। अगर मैं यहां से देखूंगा तो मुझे चैनल की लेंथ दिखाई देगी, और ये पानी का सरफेस ऊपर देखो। मान लो ये आपके पास चैनल बेड है, दिस इज चैनल बेड, और ये आपके पास क्या है, पानी का सरफेस। क्लियर? तो देखो यार, ध्यान से सब लोग इधर देखो यार। अभी मैंने इस रेड पेन से क्या शो कर रखी है, ये डेप्थ ऑफ फ्लो है या डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन है? ये वाई है या डी है? ये वाई है या डी है? ध्यान से देखो, ये चैनल बेड के साथ कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्या बनाती है, डेप्थ ऑफ फ्लो बनाएगी ना बेटा। और अब देखो जरा, अब देखो, देख पा रहे हो? ये वर्टिकल लाइन देख पा रहे हो आप लोग, ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल है ना बेटा, वर्टिकल है ना, तो ये क्या हमारे पास डेप्थ ऑफ फ्लो है। क्लियर? क्लियर? अब जब तक मैं यहां से देखूंगा तो मुझे चैनल का क्या दिखाई देगा, बेड दिखाई देगा और वाटर सरफेस दिखाई देगा। अगर मैं सामने से देखूंगा, ये सामने से चैनल आपको किस शेप का दिखाई दे रहा है? रेक्टेंगल का। इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। ये तो पढ़ भी चुके हैं सोम के अंदर, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, बीम के परपेंडिकुलर, है ना? देखो, एंड दिस इज द डेप्थ ऑफ वाटर, ये इसमें डेप्थ ऑफ वाटर है, डेप्थ ऑफ फ्लो। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, इस एरिया को ऑब्जर्व करो। क्या ये कंप्लीट एरिया, वेट वेट, पानी ने ऑक्यूपाई कर रखा है ये कंप्लीट एरिया? इसको बोलते हैं एरिया ऑफ फ्लो। ये जो रेड वाला मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूं, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ फ्लो। दिस इज नोन एज एरिया ऑफ फ्लो। एरिया ऑफ फ्लो। और ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी,
क्या एरिया ऑफ फ्लो आपके डेप्थ ऑफ फ्लो पे डिपेंड करेगा? क्लियर? तो नेक्स्ट पैरामीटर इज एरिया ऑफ फ्लो। एरिया ऑफ फ्लो क्या है भैया? इट इज द नॉर्मल या इट इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, it is the cross sectional area of of flow normal to the direction of flow, normal to the direction of flow. Next parameter is wetted perimeter. Wetted perimeter, पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री। और उसके आगे वेटेड लिखा हुआ मतलब वो बाउंड्री जो पानी ने क्या कर रखी है, वेट की हुई है जो पानी ने। देख लेते हैं वो क्या चीज है। अगेन इसको समझने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक क्रॉस सेक्शन बनाना पड़ेगा। बनाया क्रॉस सेक्शन। दिस इज योर डेप्थ ऑफ फ्लो। अब मुझे बताओ इस चैनल की कितनी बाउंड्री पानी ने वेट कर रखी है। जरा ध्यान से देखो, सब लोग जरा देखो, पहले बाद में लिखना। क्या ये कंप्लीट पानी ने वेट किया हुआ है क्या? बताना जरा। नहीं ना, नहीं, कंप्लीट तो वेट नहीं किया हुआ है। ध्यान से देखो बेटा, वेट क्या किया हुआ है? क्या यहां से लेके ये डिस्टेंस और फिर ये डिस्टेंस, क्या अब ठीक है? क्या चैनल की यही बाउंड्री पानी ने वेट कर रखी है? क्लियर? ध्यान रहे, ये काउंट होगा क्या? नहीं, वो तो चैनल की बाउंड्री है ही नहीं। आई बात समझ में? चैनल की वो बाउंड्री जो पानी ने वेट कर रखी है उसी को क्या बोलते हैं? वेटेड पेरीमीटर। क्लियर? तो क्या आ जाएगा? इट इज द बाउंड्री ऑफ द चैनल which is in which is in direct contact of water. डायरेक्ट contact of the water। मेरे ख्याल से समझने में कोई दिक्कत तो आएगी नहीं इसमें। हम्म? क्लियर? जरा बताना ये कौन सा सरफेस है, ये कौन सा सरफेस है, जरा कमेंट करो। ये सरफेस कौन सा है? और ये सरफेस भी कौन सा है? ये दोनों के दोनों फ्री सरफेस हैं। फ्री सरफेस, इसको ध्यान में रखना, इसे भूल मत जाना, ये बहुत काम की चीज है। नेक्स्ट पैरामीटर इज टॉप विड्थ। टॉप विड्थ सिंपल है। टॉप विड्थ क्या होती है, सुनो ध्यान से। इट इज द विड्थ ऑफ द फ्लो, नॉट चैनल। इट इज द विड्थ ऑफ द फ्लो एट द फ्री सरफेस। इट इज द विड्थ ऑफ द फ्लो एट द फ्री सरफेस। अब देखो ध्यान से, आपके पास दो चैनल्स हैं, सुनो ध्यान से। अब वो समझा रहा हूँ, आराम से सुनो। देखो, दो चैनल्स हैं मान लो आपके पास। एक का सेक्शन रेक्टेंगुलर है और एक का सेक्शन कैसा है, ट्रेपेजियम या ट्रेपेजोइडल है। देखो सुनो, मान लो रेक्टेंगुलर वाले में जो टॉप विड्थ है, सॉरी जो डेप्थ ऑफ फ्लो है, दिस वन, दिस इज अवर डेप्थ ऑफ फ्लो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। और जो ट्रेपेजियम है, इसमें जो डेप्थ ऑफ फ्लो है, दिस इज वाई डेप्थ ऑफ फ्लो। अब मुझे एक बात बताओ, टॉप विड्थ की डेफिनेशन क्या है? इट इज द डेप्थ ऑफ फ्लो एट द फ्री सरफेस। ये दोनों के दोनों क्या है, फ्री सरफेस है। चेक करो, ये भी फ्री सरफेस है, ये भी फ्री सरफेस है। तो मैं विड्थ लूंगा फ्लो की कहां पे, फ्री सरफेस पे। अगर मैं बात करूं ट्रेपिजोडल सेक्शन के अंदर, ट्रेपिजोडल सेक्शन के अंदर क्या ये विड्थ जो मैंने फ्री सरफेस पे ली है, इसी को बोलूंगा टॉप विड्थ। बताओ, टॉप विड्थ। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे आपकी डेप्थ ऑफ फ्लो इंक्रीज करेगी ट्रेपीजियम सेक्शन के अंदर,
तो फ्लो क्या कर रहा है, फ्लो डेप्थ, ये टॉप विड्थ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे आपकी डेप्थ ऑफ फ्लो वाई इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे टीबी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बात मानते हो? लेकिन अगर वहीं आपका सेक्शन रेक्टेंगुलर हो जाए, तो टॉप विड्थ क्या होगी इस बार, टॉप विड्थ क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सेम होगी ना। जो भी आपके चैनल की यहाँ पे विड्थ होगी इस बार, क्या इस बार वाई पे डिपेंड कर रहा है आपका टॉप विड्थ, बताना जरा। क्या वाई पे डिपेंड कर रहा है? चलो अच्छी बात है। एक सेक्शन और लेंगे। अब ध्यान से सुनो बात। ये आपके पास सेक्शन कैसा है, सर्कुलर है। इस सर्कुलर सेक्शन में डायामीटर से नीचे नीचे, मान लो ये डायामीटर है, इसके हाफ से नीचे नीचे अगर पानी का डेप्थ यहां तक है, तो बताओ टॉप विड्थ क्या करेगी, अगर पानी का डेप्थ सिर्फ यहीं तक है, टॉप विड्थ क्या करेगी बताओ, अगर मैं वाई को इंक्रीज करूंगा तो। जैसे जैसे मैं वाई को इंक्रीज कर रहा हूं, टॉप विड्थ क्या करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है। बट जैसे ही मैंने इसका ये हाफ पार किया, अब जब मैं वाई को इंक्रीज कर रहा हूं, तो टॉप विड्थ क्या करती जा रही है, अब वो डिक्रीज करती जा रही है। क्या आपको ये बात समझ में आई जो मैं आपको बताना चाह रहा था बेटा? टॉप विड्थ कांस्टेंट भी रह सकती है एक चैनल में, जैसे रेक्टेंगल हुआ, वो हमेशा इंक्रीज भी करेगी, किसमें, ट्रेपीजियम में। और वो इंक्रीज करके डिक्रीज भी कर सकती है, किसमें, सर्कुलर के अंदर। क्या आपको ये तीनों सेक्शन क्लियर है, ऑब्जेक्टिव है आपके, क्लियर? सभी को बताओ यार, क्लास में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं। तनवीर, सृष्टि एंड शब, आपको क्लियर हुआ? इट इज द विड्थ ऑफ फ्लो, इट इज द विड्थ ऑफ फ्लो एट द फ्री सरफेस, एट द फ्री सरफेस। यहाँ पे क्या होगा, टॉप विड्थ इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉप विड्थ विल बी कांस्टेंट। यहाँ पे क्या होगी टॉप विड्थ, ऑलवेज इंक्रीजिंग। टॉप विड्थ इंक्रीजेस विद, टॉप विड्थ इंक्रीजेस विद increase in depth of flow. Next, top width can be increased or decreased, can be increased or decreased with depth of flow. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, है ना सभी को? इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है ना। क्लियर? नेक्स्ट इज, नेक्स्ट पैरामीटर इज हाइड्रोलिक रेडियस। नाम सुना होगा आप लोगों ने इसका, हाइड्रोलिक रेडियस। इसी को एक और नाम से जानते हैं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। पहले ये समझते हैं कि ये हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, मतलब मेरा पर्पस क्या है इसको डिफाइन करने का। इसको डिफाइन करते हैं, सिंबल जो यूज करते हैं दैट इज आर। सुनो ध्यान से। क्या जरूरी है कि आपको हर चैनल का क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर मिले? क्या कोई जरूरी है? अगर रेक्टेंगुलर मिलेगा, सुनो सुनो ध्यान से बात, अगर रेक्टेंगुलर मिला, तो हमेशा डेप्थ ऑफ फ्लो हर एक पॉइंट पे क्या रहने वाली है, हमेशा डेप्थ ऑफ फ्लो हर एक पॉइंट पे क्या रहने वाली है, वो कांस्टेंट रहने वाली है, वो कांस्टेंट रहने वाली है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? चलो। बट अगर वो रेक्टेंगल ना मिलके, लेट अस सपोज, सुनना बात ध्यान से, सर्कुलर भी मिल सकता है और साथ ही साथ क्या मिल सकता है आपको, ट्रायंगल भी मिल सकता है ना।
मिल सकता है ना भाई, सर्कल भी मिल सकता है और ट्रायंगल भी मिल सकता है। मान लो सर्कल मिला और ट्रायंगल मिला। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हर एक पॉइंट पे आपकी डेप्थ ऑफ फ्लो कांस्टेंट है? बताओ जरा। तो मैं किसको डेप्थ ऑफ, जब मुझे फ्लो का एनालिसिस करना होगा तो मैं किसको डेप्थ ऑफ फ्लो लूं? अरे भाई अलग अलग निकल के आ रही है ना। मान लो यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो y1 है, ये y2 है, फिर y3 है, फिर y4 है। कांस्टेंट है क्या डेप्थ ऑफ फ्लो? सिमिलरली यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो, ये आपके पास डेप्थ ऑफ फ्लो, ये आपके पास डेप्थ ऑफ फ्लो, फिर डेप्थ ऑफ फ्लो ये है, फिर डेप्थ ऑफ फ्लो ये है, और फिर डेप्थ ऑफ फ्लो ये है। तो आपको बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपने देखो क्या लिखा हुआ है, मीन डेप्थ। इसका मतलब क्या होता है? मीन डेप्थ का मतलब क्या हुआ? एवरेज डेप्थ। एवरेज डेप्थ। और अगर मान लो कोई चीज कभी कांस्टेंट नहीं होती तो क्या मुझे एवरेज ही निकालना होता है अपना एनालिसिस को सिंपल करने के लिए? बस वही काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ, और कुछ भी नहीं है। क्या आपको इसका फिजिकल मीनिंग समझ में आया कि हाइड्रोलिक मीन रेडियस पिक्चर में क्यों आया? क्योंकि कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जहां पे आपको डेप्थ ऑफ फ्लो हर बार कांस्टेंट नहीं मिलेगी। मान लो अगर रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, तो ये हाइड्रोलिक मीन डेप्थ किसके बराबर निकल के आ जानी चाहिए? खुद से ही वाई के बराबर निकल के आ जानी चाहिए। प्रूव हो जाएगा ना इससे, अभी देख लेते हैं इसको, इसको देख लेंगे अभी, कोई बात नहीं। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फ्लो, एरिया ऑफ फ्लो टू वेटेड पेरीमीटर। हमें एरिया ऑफ फ्लो पता है क्या होता है, और वेटेड पेरीमीटर पता है क्या होता है। क्लियर? तो आर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लो, एरिया ऑफ फ्लो डिवाइड बाय वेटेड पेरीमीटर, डिवाइड बाय वेटेड पेरीमीटर। नाउ अभी हमें पता है कि रेक्टेंगल के लिए वाई निकल के आना चाहिए, चेक भी कर लेते हैं। फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, for rectangular section r equals to, this is the width of, bottom width of channel, not flow, please ध्यान रखना इस बात को। this distance is y। अब मुझे बताओ व्हाट इज द एरिया ऑफ फ्लो, कितना हुआ एरिया ऑफ फ्लो? इसका एरिया ले लूंगा मैं, इस वाले पार्ट का, यही तो लूंगा एरिया ऑफ फ्लो। यही तो मेरा क्या होगा, एरिया ऑफ फ्लो है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कितना आएगा एरिया ऑफ फ्लो? एरिया ऑफ फ्लो निकल के आया मेरे पास में बी इंटू वाई। व्हाट इज वेटेड पेरीमीटर? कितना होगा वेटेड पेरीमीटर? गलत बात से, गलत। वेटेड पेरीमीटर क्या होगा? ये बाउंड्री होगी ना वेटेड पेरीमीटर तो, है ना। अरे यही तो जो बाउंड्री है वो पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो इट इज बी प्लस, बी प्लस क्या होगा, बी प्लस टू वाई, बी प्लस टू वाई। क्या आपको ये बात समझ में आई सभी को? क्लियर? अब ध्यान से बात समझो, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये विड्थ पे भी डिपेंड कर रहा है और वाई पे भी डिपेंड कर रहा है। क्लियर? तो आर इक्वल्स टू, ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दो, बी से डिवाइड कर दो। तो ऊपर क्या बच जाएगा, वाई बचेगा। नीचे क्या रह जाएगा, बी को बी से डिवाइड करोगे तो वन बचेगा, वन प्लस टू वाई डिवाइड बाई बी। बताओ यार, ये चीज सही है ना? क्लियर? अब मान लो आपने एक ऐसा रेक्टेंगुलर सेक्शन लिया हुआ है जिसकी विड्थ बहुत ज्यादा है, जिसकी जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स डेप्थ। तो बी को मैं इन्फिनिटी ले सकता हूँ, इन्फिनिटी। बताओ इन्फिनिटी। तो आर इक्वल्स टू वाई अपॉन में समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या होता है? समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो। जीरो तो क्या निकल गया है, हाइड्रोलिक रेडियस।
वही निकल के आया। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? बताओ। मैथमेटिकली समझ में आ गया आप लोगों को कि ये होता क्या है हाइड्रोलिक रेडियस, और कैसे निकालते हैं इसको? क्लियर? अरे बताओ यार, आया ना समझ में सभी को? ये बहुत काम आएगा आपको आगे। नोट करो फटाफट से। सर कहीं पे पी एरिया बाय टॉप विड्थ भी होता है वो। अरे ओहो नमूने, रुक तो जाओगे तो नोट कर लो। अगला पॉइंट ही वही है, हाइड्रोलिक डेप्थ। अरे ये तो लिख लो। नहीं, ये वो नहीं है। सुनते जाओ कहानी को। ये क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? आसमा क्लियर है? अच्छा। नेक्स्ट ज्योमेट्रिक एलिमेंट इज हाइड्रोलिक डेप्थ। हाइड्रोलिक डेप्थ, कंफ्यूज मत होना। हाइड्रोलिक डेप्थ में डायमीटर नहीं है। पीछे क्या था? हाइड्रोलिक रेडियस। ये क्या है आपके पास? हाइड्रोलिक डेप्थ। इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फ्लो। हमें पता है एरिया ऑफ फ्लो क्या होता है? टू द टॉप विड्थ, टू द टॉप विड्थ। बात से खुश हो गए? इसी की बात कर रहे थे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। तो कैपिटल डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लो अपॉन में टॉप विड्थ, ए बाई टी। फ्री सरफेस पे जो डेप्थ विड्थ होती है, अपन क्या बोलते हैं उसको? टॉप विड्थ। दिस इज टॉप विड्थ एंड ये कंप्लीट क्या है मेरे पास में? दिस इज माय एरिया ऑफ फ्लो। क्लियर? तो हाइड्रोलिक डेप्थ मान लो रेक्टेंगल के लिए निकालनी होगी। ये रेक्टेंगल की बॉटम विड्थ। इस बार टॉप विड्थ भी कितनी होगी रेक्टेंगल के केस में? सेम ही तो होगी टॉप विड्थ भी, है? तो अगर मुझे हाइड्रोलिक डेप्थ निकालनी है फॉर रेक्टेंगुलर चैनल, डी इक्वल्स टू व्हाट इज एरिया ऑफ फ्लो? अगर आपके पास में डेप्थ ऑफ
लो y है, लिख सकता हूँ y इंटू टी या y इंटू बी, कुछ भी लिख सकता हूँ ना। या तो y इंटू बी लिखूँ, क्योंकि b किसके बराबर है, y के, t के बराबर तो है, तो y इंटू टी लिख सकता हूँ। एंड व्हाट इज टॉप विड्थ, तो t, तो t से t कैंसिल आउट हुआ, तो जो हाइड्रोलिक डेप्थ है वो किसके बराबर निकल के आई रेक्टेंगल के केस में, वो खुद डेप्थ ऑफ फ्लो के बराबर निकल के आई। प्लीज नोट करो इसको। ये सारी बातें जब आगे नंबर्स डिफाइन करेंगे ना, प्राउड नंबर, वहां पे काम आएंगे आपको। रेनॉल्ड्स नंबर डिफाइन करोगे वहां पे काम आएंगी सारी बातें। समझ में आ रहा है आप लोग को, इतना बताओ पहले यार, कुछ है ही नहीं इसमें तो। नोट करो। नोट कर लिया। तो आपको अब चैनल के बारे में, उसका टाइप और उसकी ज्योमेट्री सब क्लियर है। अब फ्लो पे शिफ्ट कर सकते हैं, बताओ। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ फ्लो। टाइप ऑफ फ्लो हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि पढ़ के आना आपको, ये जल्दी समझ पाओगे, है ना। सबसे पहले हमने फ्लो को दो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, स्टेडी फ्लो और क्या, अनस्टेडी फ्लो। सबसे बड़ा जो क्लासिफिकेशन है वो यही है, स्टेडी फ्लो एंड अनस्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो और दूसरा है अनस्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो का मतलब क्या हुआ, स्टेडी फ्लो का मतलब क्या हुआ, स्टेडी फ्लो वो फ्लो है जिसमें फ्लो की प्रॉपर्टीज, अब ये फ्लो की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, सुनो बात ध्यान से, पहली बात तो ये बताता हूं मैं आपको। फ्लो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, फ्लो प्रॉपर्टीज, जैसे वेलोसिटी को बोल सकता हूँ फ्लो की प्रॉपर्टी है, वेलोसिटी, वेलोसिटी। डेप्थ को बोल सकता हूँ, डेप्थ 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 बताओ, डेप्थ ऑफ फ्लो, क्योंकि वो तो चेंज करती है ना ओपन चैनल में। अगर मैं फ्लो को चेंज करूंगा, उसका डिस्चार्ज चेंज करूंगा, तो डेप्थ चेंज होगी ना बेटा। क्लियर, और क्या हो सकता है, डिस्चार्ज, ज्यादा फ्लो होगा तो मतलब ज्यादा डिस्चार्ज है, कम फ्लो मतलब कम डिस्चार्ज है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो स्टेडी फ्लो वो फ्लो है जिसमें आपके फ्लो की प्रॉपर्टीज टाइम के साथ क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, कैसे, देखो सुनो ध्यान से। मान लो ये आपके बेड है चैनल का, क्लियर, एंड दिस इज द वाटर सरफेस। पहले ये समझो, फिर मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल चीज बताऊंगा अभी। मेरे को एक दिमाग में चीज आई कि कैसे इसको अच्छा बताया जा सकता है, सुनो ध्यान से बात। मान लो इस कॉन्टिन्यूअस फ्लो के अंदर आपने एक सेक्शन लिया, सेक्शन 1 1। इस कॉन्टिन्यूअस फ्लो के अंदर हमारा फ्लो हो रहा था ओपन चैनल फ्लो, हमने एक सेक्शन लिया, सेक्शन 1 1। दिस इज माई सेक्शन 1 1। ठीक है। इस सेक्शन 1 1 पे अभी टाइम क्या हो रहा है, मान लो शायद 11:30 हो रहा है, टाइम इक्वल्स टू 11:30 बजे। मैंने फ्लो की प्रॉपर्टीज को मेजर किया। फ्लो की प्रॉपर्टीज क्या है, वेलोसिटी है, डेप्थ ऑफ फ्लो है और डिस्चार्ज है। मान लो वेलोसिटी मुझे मिली 5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। मुझे जो डिस्चार्ज मिला वो मिला 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और मुझे जो डेप्थ ऑफ फ्लो मिली, लेट अस सपोज वो मिली मुझे 10 मीटर। क्लियर, इतनी बात समझ में आई सबको। तुम इसी सेक्शन पे दोबारा आए आधे घंटे बाद, मान लो 12 बजे आए इसी सेक्शन पे, इसी सेक्शन पे आप आए 12 बजे, 12 बजे। जब तुम 12 बजे आए तब तुमने वापस से फ्लो प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट किया, तो तुम्हें वेलोसिटी कितनी मिली, 5 मीटर पर सेकेंड। डिस्चार्ज कितना मिला, 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और जो तुम्हें डेप्थ ऑफ फ्लो मिली वो भी कितनी मिली, 10 मीटर।
तो सेम सेक्शन पे जब तुम टाइम को चेंज कर रहे हो, फ्लो प्रॉपर्टीज तुम्हें क्या मिल रही हैं? कांस्टेंट मिल रही है। तो ऐसे टाइप के फ्लो को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेडी फ्लो बोलते हैं। मेरे ख्याल से क्रिस्टल क्लियर होगा अब ये। क्लियर है चीज सभी को? और अगर ऐसा ना हो, और अगर ऐसा ना हो, मान लो जब तुम 12:30 बजे आए ना, तब तुम 12:30 बजे आए, तुम्हें वेलोसिटी तो सेम मिल रही थी, तुम्हें डिस्चार्ज भी सेम मिल रहा था, बट एक प्रॉपर्टी जो कि डेप्थ ऑफ फ्लो है, वो 5 मीटर हो गई। तो क्या इसने, डेप्थ ने अपने आप को टाइम के साथ चेंज किया ना? जब टाइम चेंज हुआ तो चेंज हुआ ना, तो ये कैसा फ्लो बन जाएगा? अनस्टेडी। कोई भी एक प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, फ्लो क्या हो जाएगा? अनस्टेडी। क्लियर? दो भी हो सकती है और तीनों भी हो सकती है। सबको ये बात समझ में आई, है ना? तो स्टडी में लिखेंगे, if the flow properties such as velocity, discharge, and depth remains constant, remains constant with respect to time, with respect to time at a given section, at a given, याद रखना सेक्शन आपने क्या किया है? सेक्शन क्या किया आपने? आपने सेक्शन को फिक्स किया। क्या आप स्पेस में मूव किए? अलोंग द लेंथ मूव किए? नहीं किए, सेक्शन को फिक्स किया आपने, ध्यान रखना। एट अ गिवन सेक्शन, एट अ गिवन सेक्शन, then such flow is steady flow, such flow is steady flow। अब थोड़ा सा, ये तो मैंने आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बताया। अगर मुझे मैथमेटिकल लिखना है, तो व्हाट इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम? बताओ, कितना चेंज आया वेलोसिटी का टाइम के साथ में? जीरो। तो डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगा? जीरो। व्हाट इज द चेंज ऑफ डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू टाइम? क्या चेंज मिला आपको डेप्थ में? जीरो। व्हाट इज द चेंज ऑफ डिस्चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम? क्या मिला आपको चेंज डिस्चार्ज में? जीरो। तो अगर आपको ये ऐसा लिखाई दे, dv बाई डी टी इक्वल टू जीरो, dy बाई डी टी इक्वल टू जीरो, dq बाई डी टी इक्वल टू जीरो, तो साफ समझ जाओगे फ्लो कैसा है? स्टेडी फ्लो है। स्टेडी फ्लो है। और अगर ऐसा ना हो, तो फ्लो क्या बन जाएगा? अनस्टेडी। तो सिंपल सा लिख सकते हैं ना इस केस में, इफ फ्लो प्रॉपर्टीज, इफ फ्लो प्रॉपर्टीज changes with time, then such flow will be termed as unsteady flow। और अगर इसको मुझे मैथमेटिकली लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? dv बाई डी टी नॉट इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या हुआ? कि चेंज आ रहा है, मतलब अगर चेंज आ रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। dq बाई डी टी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, एंड dy बाई डी टी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? हाँ या ना? क्लियर है सभी को? सर इसमें भी सेक्शन, बिल्कुल बिल्कुल। अरे नमूने, स्टडी और अनस्टडी को स्टडी करने के लिए तुम्हें एक सेक्शन को क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा।
स्टडी और अनस्टडी को स्टडी करने के लिए मुझे एक सेक्शन को क्या करना पड़ेगा बासित, हमेशा फिक्स करना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि अगर मैं सेक्शन को फिक्स नहीं करूंगा तो मैं किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा हूं, मैं स्पेस के रिस्पेक्ट में ही मूव कर रहा हूं। आई बात समझ में? लेकिन अभी मैं किसके रिस्पेक्ट में स्टडी करना चाहता हूं, स्पेस के या टाइम के? सिर्फ टाइम के, सिर्फ टाइम के। तो स्पेस को तो कांस्टेंट रखूंगा ना बेटा। जब मैं सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में चीज स्टडी करना चाहता हूं तो स्पेस को कांस्टेंट रखूंगा। और स्पेस को कांस्टेंट रखने का मतलब ही क्या हुआ, सेक्शन क्या करना पड़ेगा मेरे को, फिक्स करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। क्लियर? ये चीज क्लियर है सबको? अरे ये चीज क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? नेक्स्ट। नोट कर लिया आप लोगों ने इसको? ये नोट किया? बताओ मेरे को, सभी ने नोट किया? नोट्स बना रहे हो कि पुराने नोट्स अवेलेबल हैं? सृष्टि? ठीक है, मर्जी है। स्टडी फ्लो, आई होप आपको स्टडी फ्लो की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। वो फ्लो जिसमें प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज नहीं होती एट अ गिवन सेक्शन। ठीक है, अच्छा सवाल है बस। तो पुराने कौन से? अब सुनो बात, ये स्टडी फ्लो, सुनो सुनो, ये स्टडी फ्लो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। सुनते रहना बात ध्यान से। अब मुझे फर्दर क्लासिफाई करना है कि मेरा फ्लो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। फ्लो को यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म क्लासिफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करूंगा विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू क्या, स्पेस। ध्यान रहे, इसके ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है, स्टेडी फ्लो। दैट मींस ऑटोमेटिकली वो फ्लो कैसा है, ऑटोमेटिकली स्टेडी तो है वो, ध्यान रखना प्लीज, प्लीज ध्यान रखना। अगर मैं एक सेक्शन पे फ्लो की प्रॉपर्टी स्टडी करूंगा तो मुझे वो क्या मिलेंगी, वो मुझे कांस्टेंट मिलेंगी, क्योंकि स्टडी का मतलब ही वही है। चलो अब देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको बताता हूँ यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। देखो, ठीक है, हमने क्या किया, फ्लो तो कॉन्टिन्यूस है, प्लीज इसको ध्यान रखना कि फ्लो कॉन्टिन्यूस है, फ्लो इज कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले आपने एक सेक्शन यहां लिया, वन वन, एक सेक्शन सबसे पहले मैंने यहां लिया, सेक्शन वन। क्लियर? इस सेक्शन पे जब मैंने फ्लो प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया तो मुझे मान लो वेलोसिटी मिली 10 मीटर पर सेकेंड, जो मुझे डिस्चार्ज मिला 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और जो मुझे डेप्थ मिली दैट इज 5 मीटर। ये सेक्शन वन वन की कहानी है। ठीक है, अब किसी और सेक्शन पे मान लो सेक्शन टू टू मैंने यहां लिया। अब बताओ मेरे को, मैं किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा हूं, मैं किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा हूं बेटा, स्पेस के रिस्पेक्ट में। सेक्शन टू टू, मेरा फ्लो ऑलरेडी क्या है, मेरा जो फ्लो है वो ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी स्टेडी है। प्लीज ध्यान रखना, प्लीज इस बात को ध्यान रखना, ऑलरेडी स्टेडी है वो। जब तुम टू टू पे आए तो तुमने देखा कि जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, जो डिस्चार्ज है वो 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, और जो डेप्थ ऑफ फ्लो है ये 5 मीटर है। तो बताओ फ्लो की जो प्रॉपर्टीज है वो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कांस्टेंट है या वेरी कर रही है? वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट मतलब जब फ्लो की प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कांस्टेंट रहे, ऐसे फ्लो को क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो। लेकिन मुझे एक बात पता है, ये फ्लो यूनिफॉर्म होने के साथ साथ क्या है, स्टेडी भी है। फॉर एग्जांपल, तुमने सेक्शन वन वन पे और सेक्शन टू टू पे ये जो प्रॉपर्टीज चेक करी थी ना, मान लो ये चेक करी थी 10 बजे या 10:30 बजे। 10:30 बजे तुमने सेक्शन वन वन पे चेक किया और 10:30 बजे ही तुमने सेक्शन टू टू पे चेक किया। क्लियर? अब मान लो 11 बजे मैं चेक करने आऊं,
तो मुझे बताओ 11 बजे सेक्शन 11 पे मुझे कितनी वेलोसिटी मिलनी चाहिए अगर स्टडी है तो? 10। मुझे कितना डिस्चार्ज मिलना चाहिए? 20। और मुझे कितनी डेप्थ मिलनी चाहिए? 5। ऐसे ही सेक्शन 22 पे जब मैं 11 बजे आऊंगा, 11 बजे आऊंगा, तब भी मेरे को कितनी वेलोसिटी मिलनी चाहिए? 10। कितना डिस्चार्ज? 20। और कितना डेप्थ? 5। तो ये कंप्लीट फ्लो कैसा हो गया? स्टेडी भी है और साथ ही साथ कैसा है? साथ ही साथ कैसा है? ये यूनिफॉर्म भी है। ये यूनिफॉर्म भी है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई सभी को? लिख सकता हूं इसके अंदर यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? If the flow properties remains constant, remains, अब बताओ क्या लिखूं? विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। स्पेस लिख लो या अलोंग लेंथ लिख लो, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अलोंग लेंथ चेक किया ना, है ना? अलोंग लेंथ चेक कर रहे हैं ना हम लोग। हेलो। हाँ, अब मैकेनिक्स पढ़ने का तो फायदा होगा। ये फ्लो कितनी डायमेंशंस में हो रहा है? एक में, दो में, तीन में। जो एरो है, जो एरो मैंने आपको दिखाया, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में, तो कैसा फ्लो हो गया? 1D फ्लो हो गया। क्लियर है ना सब? तो अब मजा आएगा बेटा। अलोंग लेंथ, इसीलिए मैं क्या लिख पाया ना, अलोंग लेंथ। अगर दो में होता तो अलोंग विड्थ अलोंग लेंथ दोनों लिखना पड़ता। अगर 3D होता तो अलोंग लेंथ अलोंग विड्थ अलोंग हाइट लिखना पड़ता, है ना? लेकिन एक्चुअल में फ्लो कैसा होता है? 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है? अलोंग, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, इफ द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, देन such flow will be termed as यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो, इसको अगर मैथमेटिकली लिखूं, अब सब लोग मुझे बताओ, व्हाट इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस? आपको क्या चेंज देखने को मिला वेलोसिटी के अंदर? जीरो। व्हाट इज द चेंज ऑफ डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू स्पेस? क्या चेंज देखने को मिला आपको डेप्थ के अंदर? कोई भी चेंज नहीं मिला। एंड डिस्चार्ज के साथ भी क्या कहानी थी? यही कहानी थी। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म पे। नोट करो पहले, डन लिखो। नोट करो, डन लिखो, फिर आते हैं नॉन यूनिफॉर्म पे। डन। अगर फ्लो नॉन यूनिफॉर्म है, दैट मींस उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज में विद रिस्पेक्ट टू स्पेस आपको क्या मिलेगा? वेरिएशन मिलेगा देखने को। अगर फ्लो नॉन यूनिफॉर्म है, तो फ्लो प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज करेंगी, बोल सकता हूँ वेरिएशन मिलेगा। क्योंकि आपको फ्लो प्रॉपर्टीज के अंदर वेरिएशन मिल रहा है, इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का एक और नाम है, क्या बोलते हैं इसको? वेरिड फ्लो। क्या बोलते हैं इसको? वेरिड फ्लो। वेरिड फ्लो। कोई दिक्कत? अब सुनो ध्यान से बात, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनो सुनो सुनो, देखो। ध्यान रखना, फ्लो अभी भी कैसा है? स्टेडी है कि अनस्टेडी है? फ्लो भले ही नॉन स्टेडी है बेटा, ध्यान रखना ये बात, कंफ्यूज मत रहो जाना इसमें। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, देखो। फ्लो तो कॉन्टिन्यूअस है, इस बात का ध्यान रखना प्लीज। हमने एक सेक्शन लिया, 1 1। ठीक। इस सेक्शन 1 1 पे आपने वेलोसिटी चेक करी, 10 मीटर पर सेकेंड निकल के आ रही है। डिस्चार्ज चेक किया, वो 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड निकल के आ रहा है। और डेप्थ चेक करी, वो निकल के आई 5 मीटर। ठीक है, अच्छी बात है।
अब हमने सेक्शन को चेंज किया, मतलब हमने मूव किया विद रिस्पेक्ट टू स्पेस या अलोंग लेंथ। एक सेक्शन लिया 2 2। इस 2 2 सेक्शन पे भी मैंने क्या मेजर किया, वेलोसिटी मेजर करी। ये वेलोसिटी मुझे निकल के आई 20 मीटर पर सेकेंड, सेक्शन 2 2 पे। सेक्शन 2 2 पे जो मुझे डिस्चार्ज मिला वो मुझे मिला 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और जो डेप्थ मिली ये मुझे मिली 10 मीटर। बताओ फ्लो की सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो ऐसे फ्लो को जब स्पेस के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टीज कांस्टेंट ना हो, क्या बोलते हैं ऐसे फ्लो को? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो या वेरिड फ्लो। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो या, लेकिन ये फ्लो अभी भी कैसा है? अभी भी फ्लो ये कैसा है? अभी भी स्टेडी है। और स्टेडी और अनस्टेडी चेक करने के लिए क्या मुझे एक सेक्शन को फिक्स करना होगा? अब ध्यान से बात समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो जो ये प्रॉपर्टीज आपने निकाली ना, ये आपने निकाली सेक्शन 1 1 पे 10:30 बजे, और 10:30 बजे ही आपने प्रॉपर्टीज निकाली सेक्शन 2 2 पे। ठीक है। अगर मैं 11 बजे प्रॉपर्टीज निकालने आऊंगा सेक्शन 1 1 पे, तो मुझे कितनी वेलोसिटी मिलनी चाहिए? 10 मीटर पर सेकेंड। मुझे कितना डिस्चार्ज मिलना चाहिए? 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और मुझे कितना डेप्थ मिलनी चाहिए? 5 मीटर। क्यों? क्योंकि भले ही ये फ्लो नॉन यूनिफॉर्म है, बट है कैसा? ये स्टेडी है। टाइम के रिस्पेक्ट में एक सेक्शन पे प्रॉपर्टीज क्या नहीं होनी चाहिए? चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही सेक्शन 2 2 पे अगर मैं 11 बजे आऊंगा, सेक्शन 2 2 पे अगर मैं 11 बजे आऊंगा, तो मुझे वेलोसिटी कितनी मिलेगी? मुझे 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी मिलेगी। मुझे कितना डिस्चार्ज मिलेगा? 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और कितनी डेप्थ मिलेगी? 10। स्पेस के अलोंग भले ही प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, बट एट अ गिवन सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? कांस्टेंट है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म तो है, बट स्टेडी है कि अनस्टेडी है? ये स्टेडी है। आई बात समझ में आपको? तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या हो जाएगा? if the flow properties if the flow properties changes with respect to space, क्योंकि वन डायमेंशनल पढ़ रहे हैं तो अलोंग लेंथ लिख सकता हूं। then such flow will be termed as varied flow। varied flow। और अगर मैथमेटिकली लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी का चेंज तो आएगा ना इस बार, स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज आएगा। चेंज जीरो नहीं होगा इस बार। डेप्थ का भी चेंज क्या होगा इस बार? नॉन जीरो होगा। और जो डिस्चार्ज है इसका भी जो चेंज होगा वो भी क्या होगा? नॉन जीरो होगा। क्लियर सभी को? इज इट क्लियर? तो अभी तक हमने सिर्फ स्टडी और अनस्टडी देखा। स्टडी में मैंने आपको क्या बताया? यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है? स्टडी फ्लो यूनिफॉर्म भी हो सकता है और स्टडी फ्लो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। स्टडी फ्लो यूनिफॉर्म कब होगा? जब उसकी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस क्या होंगी? कांस्टेंट होंगी। स्टडी फ्लो नॉन यूनिफॉर्म कब होगा? जब उसकी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस क्या करेंगी? वेरी करेंगी। क्लियर है बात सबको? अब मुझे एक बात बताओ, जैसे फ्लो है, एक ऑब्जेक्ट है, हम भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो आप लोग अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको कांस्टेंट रखना चाहोगे या चेंज करना चाहोगे? मतलब स्टेबल रहना चाहोगे, अनस्टेबल रहना चाहोगे? स्टेबल रहना चाहोगे ना? अगर सुनो बात, यहां से स्टडी तो है ही, उसको भूल जाओ। स्टडी को तो दिमाग में फिट कर लो, स्टडी की तो है ही। अभी अनस्टडी की बात ही नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की। कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो फ्लूइड हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, वो स्टेबल रहना चाहता है, वो यूनिफॉर्म रहना चाहता है। उसके अंदर नॉन यूनिफॉर्मिटी कब आती है? जब उसके साथ क्या हो? जब छेड़छाड़ हो। एज सिंपल एज दैट। मतलब कोई भी फ्लूइड है, अगर वो फ्लो कर रहा है तो वो क्या टेंडेंसी रखता है, किस स्टेट में फ्लो होने का? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? वो यूनिफॉर्म होना पसंद करता है। लेकिन अगर आप उस फ्लो के साथ छेड़छाड़ करोगे तो उसके करेक्टर में चेंज आएगा, मतलब वो यूनिफॉर्म से किस में कन्वर्ट होगा? नॉन यूनिफॉर्म में। अब मुझे इतना बताओ,
फ्लो के साथ छेड़छाड़ आप कैसे करते हो? क्या वियर लगाते हैं रिवर के अंदर, वियर्स, डैम्स, बैराज? क्या ये एक तरीके से छेड़छाड़ हुई फ्लो के साथ में? तो जब भी आप एक वियर का कंस्ट्रक्शन करोगे, एक डैम का कंस्ट्रक्शन करोगे, एक बैराज बनाओगे, या फिर और क्या कर सकते हो? क्या मैं रिवर का बेड ऊपर नीचे कर सकता हूँ? बेड स्लोप को चेंज कर दूं ऊपर नीचे, सडन ड्रॉप या सडन राइज? देखो, जैसे मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आराम से बेड स्लोप थी कांस्टेंट, आपने क्या किया, एकदम से सडन क्या कर दिया, बेड के अंदर ड्रॉप लिया है। या फिर बेड स्लोप थी, आराम से आपने क्या कर दिया, एक हम्प लगा दिया, है ना? तो आपने छेड़छाड़ की ना उसके पाथ के साथ में। तो जब भी ऐसी कोई छेड़छाड़ होगी, तो फ्लो क्या करेगा, अपनी यूनिफॉर्मिटी को खो देगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वेरिड फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी भी ध्यान रखना, फ्लो है कैसा, स्टेडी है, अभी अनस्टेडी में नहीं गए बेटा। क्लियर? इतनी बात सबको समझ में आई कि रीजन क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म बनने का, रीजन क्या है? क्लियर ना? ये जो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है ना, ये आपको तीन टाइप को देखने को मिलेगा। फर्स्ट है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, बताऊंगा सारी बातें। फर्स्ट है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, नेक्स्ट है रैपिडली वेरिड फ्लो, और तीसरा है स्पेशली वेरिड फ्लो, स्पेशली वेरिड फ्लो। बट प्लीज ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों फ्लो भले ही यूनिफॉर्म हो, ये लेकिन है कैसे, तीनों के तीनों स्टेडी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप समझ पाओगे चीजें। ये स्टेडी है, मतलब किसी भी एक सेक्शन पे, भले ही लेंथ के अलावा इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, बट एक सेक्शन पे अगर मैं टाइम चेंज करके प्रॉपर्टीज निकालूंगा, तो वो प्रॉपर्टीज कैसी आएंगी, कांस्टेंट आएंगी। इसका ध्यान रखना बस, ठीक है? नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नोट, अरे इंटरेस्टिंग लग रहा है या बोरिंग लग रहा है टॉपिक? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, पर ठीक है, तुम्हारी मजबूरी है ना पढ़ना, अब इंटरेस्टिंग लगे या बोरिंग लगे। एक मिनट, नोट। आसमा को बोरिंग लग रहा है मतलब? और ये शबाना झूठ बोलते हुए सर यहाँ। हंसी, तुम्हारी हंसी से कुछ होने वाला है नहीं। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम चुपचाप पढ़ो बैठ के आराम से। नोट करो। नोटेड। नोट किया आप लोगों ने इसको? ओके, चलो नेक्स्ट। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिड। सुनो, दिस इज द चैनल बेड। क्या कोई छेड़छाड़ की मैंने अभी तक? कोई छेड़छाड़ नहीं की। तो फ्लो कैसा रहेगा, फ्लो कैसा रहेगा? फ्लो रहेगा यूनिफॉर्म, फ्लो रहेगा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि अलोंग द लेंथ, अगर मैं डेप्थ निकालूं फ्लो की, इस सेक्शन पे, इस सेक्शन पे, इस सेक्शन पे, हर एक सेक्शन पे मुझे डेप्थ क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी, ठीक है? यूनिफॉर्म, अब सुनो, एक पॉइंट बता रहा हूं आपको काम का। यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर, वैसे तो हमारे पास एक कंप्लीट चैप्टर है यूनिफॉर्म फ्लो, लेकिन अभी बता दे रहा हूँ, यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर इस कांस्टेंट डेप्थ को क्या बोलते हैं, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो। क्लियर?
यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर इस कांस्टेंट डेप्थ को क्या बोलते हैं? नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो। लिखवा भी दूंगा आगे प्लीज, अभी समझो, अभी वो पॉइंट नहीं है। तो अभी के लिए फ्लो कैसा है? यूनिफॉर्म है, क्योंकि आपने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की इससे। अब आपको क्या हुआ? हम तो इंसान हैं, छेड़छाड़ करना हमारा क्या है? देखो, आपने क्या किया, एक वियर बनाया, वियर, कुछ इस तरीके से, क्लियर? इस वियर को बनाने से क्या आपने फ्लो के पैसेज को ब्रेक किया? वियर के कंस्ट्रक्शन से क्या आपने फ्लो को एक डिस्टरबेंस दी? और जैसे ही फ्लो को डिस्टरबेंस मिलेगी, क्या वो अपनी यूनिफॉर्मिटी को ब्रेक करेगा? बिल्कुल, यूनिफॉर्मिटी को ब्रेक करेगा। अब सुनो बात ध्यान से, अगर ये वियर नहीं होता तो फ्लो बेचारा यूनिफॉर्म था। जब आपने वियर कंस्ट्रक्ट किया, क्या पानी इकट्ठा होना चालू होगा वियर के आसपास? इस वियर के आसपास पानी इकट्ठा होना चालू होगा, और अगर पानी इकट्ठा होना चालू होगा तो उसकी डेप्थ में आपको क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज देखने को मिलेगा, इंक्रीज। देखो, तो फ्लो ने अपनी क्या खो दी? फ्लो ने अपनी यूनिफॉर्मिटी खो दी। अब उसकी डेप्थ को देखो, ध्यान से देखो, जैसे जैसे आप वियर को अप्रोच करोगे, डेप्थ क्या मिलेगी आपको? डेप्थ इंक्रीज करती हुई दिखाई देगी। आई बात समझ में? अब जरा चेक करो, किसी भी सेक्शन पे डेप्थ को निकालो, क्या डेप्थ कांस्टेंट है? क्या क्या डेप्थ कांस्टेंट है? और अगर फ्लो की प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कांस्टेंट नहीं होती, ऐसे फ्लो को बोलते हैं क्या है? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। बेटा, जब आप एक, अगर आपने कभी भी वियर को विजिट किया होगा ना, तो उसके बैक में जब आप डेप्थ को देखते हो ना, क्या आपको नजर आएगा भी कि डेप्थ में इंक्रीज देखने को मिलेगा? क्या वो ऑब्जर्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे वो ऑब्जर्व। मतलब जो फ्लो की प्रॉपर्टीज में चेंज हुआ, उस चेंज को होने के लिए उसने ज्यादा लेंथ ली या कम लेंथ ली फ्लो की? मतलब देखो, ध्यान से बात समझो, हमें डेप्थ में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, बट ये इंक्रीज देखने के लिए इस फ्लो ने ज्यादा लेंथ ली या कम लेंथ ली? बहुत ज्यादा लेंथ ली। मतलब इसका जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? रेट ऑफ इंक्रीज, मतलब इंक्रीज करने का जो रेट है वो बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? वो बहुत कम है। बहुत कम है, क्यों? क्योंकि लार्ज डिस्टेंस पे जाके आपको थोड़ा 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 इंक्रीज देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो ऐसे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को क्या बोलते हैं? ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं फ्लो की प्रॉपर्टीज में, जैसे डेप्थ में, वो चेंजेस कैसे हैं? सडन है या ग्रेजुअल है? आपको धीरे धीरे डेप्थ में चेंज मिल रहा है, तो क्या बोलते हैं इसको? ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। क्लियर? क्लियर सबको ये बात? मेरे सबको बात क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक तो फ्लो कैसा था? इस सेक्शन 1-1 से पहले तो फ्लो कैसा था बेटा? सेक्शन 1-1 से पहले तो ये यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म फ्लो। सेक्शन 1-1 के बाद फ्लो कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन उसका टाइप क्या है? उसका टाइप क्या है? ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। लेकिन ये यूनिफॉर्म फ्लो और ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है कैसे फ्लो? कैसे फ्लो है ये स्टेडी है। अब इस बात का मतलब मैं दोबारा समझा रहा हूं यहां पे, देखो ध्यान से बात समझो। आपने इस ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के अंदर एक सेक्शन कट किया, प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली। सेक्शन 2-2, क्लियर? सेक्शन 1-1 से जब तुम सेक्शन 2-2 पे आ रहे हो, आपको डेप्थ में क्या देख रहे हो? कांस्टेंट है या इंक्रीज कर रही है डेप्थ? इंक्रीज कर रही है, मतलब चेंज है। लेकिन सुनो बात ध्यान से, सेक्शन 2-2 पे मान लो 11 बजे आपने प्रॉपर्टीज चेक करी, मान लो डेप्थ ही चेक करी आपने, जो डेप्थ की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 5 मीटर। 5 मीटर, ठीक है? अब मैं जब 11:30 बजे आऊंगा यहाँ पे डेप्थ मेजर करने के लिए, मुझे कितनी मिलनी चाहिए डेप्थ? मुझे 5 मीटर ही मिलनी चाहिए बेटा। स्पेस के साथ भले ही चेंज हो रही है, टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए डेप्थ? अभी भी 5 मीटर होनी चाहिए। क्लियर? सभी को बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बात क्लियर हुई, चलो अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से, अब वियर के ऊपर से फ्लो होगा, ये तो बात मानते हो? कुछ इस तरीके से फ्लो आएगा। जब फ्लो इधर आ रहा है तो जरा कमेंट करना उसकी वेलोसिटी पे, हाई वेलोसिटी होगी लो वेलोसिटी होगी? ये वेलोसिटी हाई होगी फ्लो की या बहुत कम होगी? बहुत हाई। अरे आसमा, एक बात समझो, कोई बात नहीं, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, रटना नहीं है।
मान लो कोई फ्लो यहाँ पे, इधर देखो सब लोग, सब लोग इधर देखो, इस पॉइंट को मेजर करो, इसको डेटम लो, कोई बात नहीं, इसको डेटम लो, यहाँ पे डेटम लो। क्या इस पॉइंट के पास खूब सारी पोटेंशियल एनर्जी है? एक हाइट पे है ना? जब ये इस पे आएगा, इस डेटम पे जब ये पॉइंट आएगा, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो। तो सारी की सारी इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? बेटा एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है ना, ये तो मुझे पता है कि यहाँ पे निकाल लूं एनर्जी चाहे यहाँ पे निकाल लूं, वो तो कांस्टेंट रहेगी। थोड़े बहुत लॉस होंगे, वो अलग बात है फ्रिक्शन के कारण, बट जो भी, अभी इसके पास यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, ये खड़ा हुआ यहाँ पे पॉइंट, वेलोसिटी बहुत कम है, वेलोसिटी बहुत कम है। जब ये नीचे आएगा, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो कम होती जा रही है। वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती जा रही है? काइनेटिक एनर्जी में। मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जा रही है, और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करे, दैट मींस बाय डिफॉल्ट कौन इंक्रीज करेगा? उसका, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। आसमा ये पॉइंट क्लियर है कि वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी जब ये वियर के ऊपर से। देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या समझ में आया। तुमने ये सोचा ना कि सर ये तो इससे चिपक के चलेगा तो वेलोसिटी कम होगी, हाँ या ना? ये आया ना दिमाग में डाउट? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। मुझे पता है कि डाउट क्या आएगा आपके दिमाग में। जब ये इस वियर के ऊपर से फ्लो करता है ना, तो उसके पास वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? इतनी ज्यादा वेलोसिटी है, इतनी ज्यादा वेलोसिटी होती है कि जो यहाँ पे आपको सोयल मिलती है वियर के डाउन स्ट्रीम में, क्या करता है उसका ये, उसको इरोड भी कर देगा ये। तभी तो हम लाइनिंग करते हैं ना बेटा, पढ़ते हो आप इरिगेशन में, लाइनिंग करते हैं यहाँ पे ताकि इरोजन ना हो। ठीक है? तो अभी फ्लो यहाँ पे पहुंचा, जैसे ही फ्लो इस बेड से टकराएगा ना, तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक जंप देखने को मिलेगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से बात, देखो। अभी फ्लो कहाँ पे है? अभी फ्लो आपका वियर के क्रस्ट पे है। इस हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्रस्ट ऑफ द वियर। मैंने डैम से पढ़ा रखा है, आप देख सकते हो। तो जब फ्लो इस वियर से नीचे आएगा, उसके पास बहुत सारी वेलोसिटी होगी। जैसे ही इस बेड से टकराएगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा? एक हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोलिक जंप, हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मेशन होगा। आप सुनो बात ध्यान से, इस तरीके से शो करते हैं, मतलब सुनो सुनो सुनो, देखो। अब मैं यहाँ पे सेक्शन को कट कर रहा हूं। जब मैं यहाँ एक सेक्शन कट कर रहा हूं, देखो सब लोग ध्यान से सुनो बात ध्यान से, देखो। एक सेक्शन मैंने यहाँ पे लिया, और एक सेक्शन मैंने यहाँ पे लिया। क्या आपको डेप्थ सेम दिखाई दे रही है दोनों सेक्शन पे? नहीं, डेप्थ में चेंज दिख रहा है। वो डेप्थ में चेंज होने के लिए लेंथ की रिक्वायरमेंट बहुत कम है या बहुत ज्यादा है? बहुत कम है। तो इस बार फ्लो की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ग्रेजुअली चेंज हुई या रैपिडली चेंज हुई? वो रैपिडली चेंज हुई। फ्लो कैसा है? फ्लो तो अभी भी नॉन यूनिफॉर्म है, बट नॉन यूनिफॉर्म का टाइप कैसा है? रैपिडली वेरिड फ्लो है। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? इसका एक चैप्टर है हमारे पास में, हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप। लेकिन ये हाइड्रोलिक जंप कैसा नेचर है? इसका नेचर क्या है? रैपिडली वेरिड फ्लो। रैपिडली वेरिड फ्लो मतलब जो फ्लो का डेप्थ है वो आपको सडनली चेंज होता हुआ दिखा। रैपिडली वेरिड फ्लो। क्लियर? और हाइड्रोलिक जंप फॉर्मेशन होने के बाद, हाइड्रोलिक जंप फॉर्मेशन होने के बाद क्या कोई छेड़छाड़ कर रखी है आपने? कोई डिस्टरबेंस है आगे? कोई डिस्टरबेंस है? तो वापस से फ्लो कैसा हो जाएगा? वापस से फ्लो कैसा हो जाएगा? वापस से फ्लो कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्या आपको ये बातें क्लियर हुई बेटा? इस सेक्शन के बाद से वापस से फ्लो कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। अगर आप हाइड्रोलिक जंप देखना चाहते हो तो मैं पिक्चर लेके आया हूं उसकी, देखो। इधर देखो, देखो ये वियर से निकल रहा है, वियर मान लो या बेराज मान लो, इसकी वेलोसिटी देखो कितनी ज्यादा वेलोसिटी है। देख पा रहे हो वेलोसिटी? अरे कितनी ज्यादा वेलोसिटी है आसमा। क्लियर? तो जब ये वियर से पानी फ्लो होके टकरा रहा है, देख रहे हो जंप बन रही है, पानी कूद रहा है जैसे हम कूदते हैं सीधा। वो इस वाले पॉइंट से यहाँ जंप कर रहा है ना बेटा। जंप का मतलब ही क्या हुआ? पानी जंप कर रहा है, हाइड्रोलिक जंप होगी। अरे नमूनो, इस वाले पॉइंट से सीधा वो क्या कर रहा है? सीधा जंप कर रहा है ना, तो क्या नाम हो गया? हाइड्रोलिक जंप हो गया। अब जरा किसी भी सेक्शन पे इसकी डेप्थ को देखो जरा, किसी भी सेक्शन पे इसकी डेप्थ को देखो। ये देखो जरा, जो डेप्थ के अंदर चेंजेस मिल रहे हैं वो सडन है या ग्रेजुअल है? सडन चेंज है डेप्थ के अंदर। तो कैसा फ्लो हुआ? ये कंप्लीट फ्लो कैसा हुआ आपका? ये कंप्लीट फ्लो, ये कंप्लीट फ्लो, ये हाइड्रोलिक जंप, ये एक रैपिडली वेरिड फ्लो हुआ। लेकिन स्टेडी है या अनस्टेडी है?
स्टेडी है या अनस्टेडी है? स्टेडी है। अगर मैं टाइम के साथ आऊंगा ना तो हर टाइम पे एक गिवन सेक्शन पे मुझे प्रॉपर्टीज क्या मिलेंगी? सेम मिलेंगी। सेम मिलेंगी। क्या आपको ये समझ में आया अच्छे से? एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है। अगर अभी भी कोई डाउट बचा है तो मुझे बताओ यार। वो नहीं, क्यों नहीं मानेगा बासित? ये जंप ये जंप की जो, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर तुम 11 बजे आओगे तब भी तुम्हें ऐसा ही कर्व मिलेगा। जब तुम 12 बजे आओगे तब भी तुम्हें ऐसा ही मिलेगा। अच्छा, ओके ओके। अब तुम तेज हो रहे हो। ये क्लियर है। मुझे लिखना है बस। हाँ, उसमें स्पेशली नहीं आया ना, पहले इसको तो लिखवा दूं, वो अलग टाइप का फ्लो है। एक मिनट। देखो, तो हमारी कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई? जब डिस्टरबेंस आएगी किसके अंदर? यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर, तो उसी को लिख रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन चैनल such as weir, dam, barrage changes the flow properties. Changes the flow properties. Hence, hence flow becomes hence flow becomes non-uniform या फिर varied. फर्स्ट पॉइंट। अरे, नमूना है। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। फ्लो इज कॉल्ड gradually varied if the depth of flow, आप यहाँ पे फ्लो प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ डेप्थ में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे वेलोसिटी और डिस्चार्ज से कोई मतलब नहीं है अभी। द डेप्थ ऑफ फ्लो changes gradually over a long distance, over a long distance of channel. हम्म, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। आपको इस केस में ग्रेजुअली वेरिड फ्लो किन दो फ्लो के बीच में मिल रहा है? किन दो फ्लो के बीच में? यूनिफॉर्म फ्लो और रैपिडली वेरिड फ्लो के बीच में है क्या? ये कभी कभी पूछ लेगा आपसे ऑब्जेक्टिव। इट जनरली occurs between it generally occurs between uniform flow
एंड रैपिडली वेरिड फ्लो। रैपिडली वेरिड फ्लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट को समझने के लिए इधर ध्यान दो सब लोग। देखो, क्या आपको कर्वेचर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है? अगर नहीं है तो मैं बताता हूं। देखो सुनो, मैं आपके सामने दो कर्व बनाऊंगा, ठीक है? आप मुझे बताना। इस पॉइंट को तो बाद में लिखेंगे। इधर देखो सब लोग, एक लाइन कुछ इस तरीके से है, क्लियर? और एक लाइन कुछ इस तरीके से है। तो जब मैं लेंथ के अलोंग जा रहा हूं, सुनो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं लेंथ में ट्रेवल कर रहा हूं इस तरीके से, इस तरीके से, किस लाइन का कर्वेचर ज्यादा है, फर्स्ट का या सेकंड का? किसका कर्वेचर ज्यादा है? अब जिनको नहीं समझ में आता कि कर्वेचर किसका ज्यादा है, तो देखो ध्यान से बात, सुनो सुनो बात ध्यान से, देखो बात समझो। अगर मैं फर्स्ट लाइन का सर्कल कंप्लीट करूंगा तो उसका रेडियस बड़ा होगा, या फिर जब मैं सेकंड लाइन का सर्कल कंप्लीट करूंगा उसका रेडियस बड़ा होगा? इतना तो बताओ बेटा। अगर कर्वेचर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल देसी तरीका बता रहा हूं। अगर मैं फर्स्ट लाइन का सर्कल कंप्लीट करूंगा तो उसका रेडियस बड़ा होगा, मतलब उसका रेडियस R1 है। और जो सेकंड लाइन है, ये सेकंड लाइन, इसका जब मैं सर्कल कंप्लीट करूंगा तो एक बनेगा ना, सर्कल बनेगा ना बेटा, आया ना? अरे बात मानते हो कि नहीं? ये सर्कल बना, मान लो इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज R2, दैट इज R2। तो किसका रेडियस बड़ा है? R1 का, R1 रेडियस बड़ा है R2 से, क्लियर? कर्वेचर में और रेडियस में रिलेशन क्या होता है? इनवर्स। जिसका रेडियस बड़ा उसका कर्वेचर क्या? कम। तो लाइन वन का जो कर्वेचर है वो छोटा होगा लाइन टू से, क्लियर? ये सबको बात समझ में आई? ठीक है, अब जरा चेक करो, कर्वेचर कम ज्यादा क्यों पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब क्या है? मुझे इतना बताओ, ग्रेजुअल चेंजेस आपको किसके अंदर मिल रहे हैं, लाइन वन के अंदर या लाइन टू के अंदर? ग्रेजुअल चेंज लाइन वन के अंदर। क्यों? लाइन टू के अंदर तो सडन चेंज हो रहे हैं। देख लो, नहीं आ रहा समझ में तो देखो जरा, ये देखो, मान लो यहां से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो, चेंज देखो, क्या चेंज आपको ग्रेजुअल मिल रहा है? धीरे धीरे चेंज मिल रहा है, धीरे धीरे। और वहीं अगर मैं बात करूं लाइन टू की, देखो चेंज, ये अच्छे से नहीं बनी है तो अच्छे से बना दो। तभी बात समझ में आई। अब देखो जरा इसका, इसके चेंज को देखो, देख रहे हो आप कि छोटी सी लेंथ में कितना बड़ा चेंज दिखाई दे रही है आपको? तो इसका कर्वेचर क्या था? C2, C1। चलो अब मुझे बताओ, ग्रेजुअली रैपिड फ्लो का कर्वेचर रैपिडली रैपिड फ्लो से क्या दिखाई दे रहा है? कर्वेचर, ये जो कर्वेचर दिखाई दे रहा है आपको, कम है या ज्यादा है? कर्वेचर 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 किसका ज्यादा है, ग्रेजुअली का या रैपिडली का? कर्वेचर किसका ज्यादा है? रैपिडली का। ये क्वेश्चन आएगा आपको, क्या आपको क्लियर हुआ? अरे बताओ यार, क्लियर है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज कर्वेचर इज जेंटल, मतलब लो, इन केस ऑफ GUF, ग्रेजुअली वेरिड लो। क्लियर? सबको बात क्लियर है? नेक्स्ट इज रैपिडली वेरिड फ्लो। रैपिडली वेरिड फ्लो। फ्लो इज कॉल्ड rapidly varied if the depth of
फ्लो चेंजेस रैपिडली या सिग्निफिकेंटली, रैपिडली या सिग्निफिकेंटली ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ चैनल। नेक्स्ट, इसमें कर्वेचर आपको क्या देखने को मिलेगा? कर्वेचर इज वेरी लार्ज। कर्वेचर ऑफ स्ट्रीमलाइन, ये स्ट्रीमलाइन क्या होती है? इसके अलोंग क्या होता है? फ्लो होता है। कर्वेचर ऑफ स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन इज वेरी लार्ज। अब जिन्होंने एफएम नहीं पढ़ रखा, देखो क्या होती है स्ट्रीमलाइन। जैसे मान लो इसी लाइन को मैं क्या और क्या बोल सकता हूँ, देखो यार ध्यान से, इसी लाइन के अलोंग तो फ्लो हो रहा है ना बेटा, इसी लाइन के अलोंग तो फ्लो हो रहा है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? वो लाइन जिसके अलोंग फ्लो होता है स्ट्रीम लाइन। इसके नीचे एक और लाइन होगी बिल्कुल सेम, ये भी क्या होगी? स्ट्रीम लाइन होगी। इसके नीचे एक और लाइन होगी, तो ये सारी सारी लाइंस कैसी हैं? स्ट्रीम लाइंस हैं। जिन लाइंस के अलोंग फ्लो हो उनको क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? अब एक लास्ट चीज बची, पहले इसको नोट करो फिर बताता हूँ। मुझे बताओ लेंथ का इंपॉर्टेंस किस फ्लो के अंदर है? ग्रेजुअली वेरिड के लिए या रैपिडली वेरिड के लिए? लेंथ का इंपॉर्टेंस ग्रेजुअली के लिए, ये बात तो मानते हो? क्योंकि ग्रेजुअली के लिए लेंथ ज्यादा यूज हो रही है और रैपिड के कम हो रही है। ठीक है। जब फ्लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो करता है, क्या कुछ लॉसेस होते हैं? जब भी फ्लो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे फ्लो करता है, कुछ लॉसेस होते हैं। सबसे बड़ा लॉस कौन सा होता है? छोटे मोटे लॉस तो होते रहते हैं, सबसे बड़ा लॉस कौन सा होता है? बहुत बढ़िया आसमा, फ्रिक्शन के कारण सबसे बड़ा लॉस देखने को मिलता है। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, जितनी कम लेंथ, जितनी कम लेंथ उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा या उतना कम फ्रिक्शन अप्लाई होगा? उतना कम फ्रिक्शन अप्लाई होगा। तो फ्रिक्शन का जो सिग्निफिकेंस है वो किस वाले फ्लो के लिए इंपॉर्टेंस रखता है? ग्रेजुअली के लिए या रैपिडली के लिए? जीवीएफ के लिए। क्या आपको ये बात क्लियर है? मुझे बताओ, ऑब्जेक्टिव है ये आपका? नोट। शबाना, ये क्लियर हो रही है आपको बातें? मुझे पता है आपने एफएम नहीं पढ़ा हुआ। फ्रिक्शन प्लीज। एन इम्पोर्टेंट रोल इन केस ऑफ, in case of gradually varied flow, not rapidly varied flow। मुझे एक बात बताओ, क्योंकि रैपिडली, ये बहुत ध्यान से सुनो बात, लिखना बंद करो, ध्यान से सुनो बात। क्योंकि फ्रिक्शन का इफेक्ट रैपिडली वेरिड फ्लो के लिए कम है, तो लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन रैपिडली वेरिड फ्लो में ज्यादा होंगे या ग्रेजुअल में ज्यादा होंगे? लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन तो ग्रेजुअली वेरिड के लिए ज्यादा होंगे। ध्यान से सुनो बात। लेकिन टोटल लॉस, ज्यादा लॉस किस में होगा? ग्रेजुअल में या रैपिड के अंदर? ज्यादा लॉस किस में होगा? ज्यादा लॉस तो बेटा रैपिड में होगा, रैपिड में। लेकिन फ्रिक्शन के कारण लॉस ज्यादा किस में होगा? ये दो अलग अलग बातें हैं। फ्रिक्शन के कारण ज्यादा लॉस ग्रेजुअल में होगा, लेकिन अगर मैं टोटल लॉस की बात करूं, वो आपको किस में देखने को मिलेगा ज्यादा? रैपिडली वेरिड फ्लो के अंदर। आई बात समझ में? अरे बात समझ में आई? हम एक देखेंगे, टर्बुलेंस भी होती है ना कुछ, टर्बुलेंस के कारण भी लॉसेस निकल के आते हैं बहुत सारे। और ये देखो ना, ये पानी के अंदर आपको यहाँ पे क्या देखने को मिली है? ये टर्बुलेंस ही तो है, बहुत ज्यादा टर्बुलेंस। फ्रिक्शन का तो कोई रोल भी नहीं है ज्यादा, फिर भी इसमें लॉसेस ज्यादा क्यों है? क्योंकि इस ज्यादा लॉसेस किसके कारण हो रहे हैं? टर्बुलेंस के कारण हो रहे हैं। क्लियर है?
सफिशिएंट है आज के लिए या और पढ़ना है? अच्छा एक वो बता देता हूँ ना, स्पेशली वेरिड फ्लो बता देता हूँ, खत्म करते हैं, है ना? ये नोट कर लिया आप लोगों ने? तीसरा फ्लो है दैट इज स्पेशली वेरिड। इसमें क्या होता है देखो सुनो, देखो बात समझो। मान लो एक चैनल फ्लो कर रहा है, उसमें कॉन्टिन्यूस पानी जा रहा है। उस चैनल से अगर मैं कुछ पानी निकाल दूं, अगर मैं उस चैनल से कुछ डिस्चार्ज निकाल दूं, या फिर उस चैनल में किसी दूसरे चैनल से डिस्चार्ज ले आऊं, सच दैट उन दोनों का जो मैं डिस्चार्ज निकाल रहा हूं टाइम के साथ क्या उसकी वैल्यू रहेगी, टाइम के साथ क्या रहेगा, वो डिस्चार्ज जो मैं निकाल रहा हूं वो कांस्टेंट रहेगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, मान लो एक चैनल फ्लो कर रहा है, बना के दिखाता हूं। मान लो एक चैनल है, ठीक है। इस चैनल में किसी दूसरे चैनल से पानी आ रहा है, ये तो इसका खुद का डिस्चार्ज है, क्यों, इसको Q1 बोलो, ये तो इसके खुद का डिस्चार्ज है, इस खुद के चैनल का। मान लो किसी दूसरे चैनल से इस चैनल में आके डिस्चार्ज मिल रहा है, किसी दूसरे चैनल से डिस्चार्ज आ रहा है इसी चैनल के अंदर Q2। क्लियर? तो टोटल डिस्चार्ज अगर मैं इस सेक्शन पे निकालूंगा, इस वाले सेक्शन के बाद, इसको सेक्शन 11 किया, सेक्शन 11 के बाद से आपको डिस्चार्ज किस किस का मिलेगा, एक तो खुद का Q1 मिलेगा, और क्या मिलेगा आपको इस बार, ये Q2 भी तो आ गया ना यहाँ पे, ये Q2 मिल गया। तो टोटल डिस्चार्ज जो सेक्शन 11 से पास करेगा वो कितना पास करेगा, Q1 प्लस Q2। तो ऐसे टाइप के फ्लो जिसमें या तो कुछ डिस्चार्ज का आप एडिशन करो, या फिर कुछ डिस्चार्ज आप बाहर निकाल दो। हम कौन सा केस कर रहे हैं, हम डिस्चार्ज को ऐड कर रहे हैं। ऐसे फ्लो को क्या बोलते हैं, स्पेशली वैलिड। बट ध्यान रखना ये क्यू का जो रेट ऑफ एडिशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, जो क्यू का जो रेट ऑफ एडिशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होनी चाहिए ना टाइम के साथ में, क्योंकि हम कैसा फ्लो पढ़ रहे हैं, अभी स्टेडी फ्लो पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना, रेट ऑफ एडिशन ऑफ Q2 शुड बी कांस्टेंट, शुड बी। जरूरी नहीं है कि हमेशा आप ऐड ही करो, निकाल भी सकते हो। आपने एग्जांपल सुना, रिवर लिंकिंग कर रहे हैं हम लोग इंडिया के अंदर, केन बेतवा। उसमें आप क्या कर रहे हो, एक रिवर का पानी दूसरे में मिला दे रहे हो ना, तो वो कैसा फ्लो हो गया। मान लो केन बेतवा, बेतवा से मान लो आप केन से आप पानी डाल रहे हो बेतवा के अंदर, तो बेतवा के अंदर आप ऐड कर रहे हो, लेकिन केन के लिए क्या कर रहे हो, आप केन से पानी निकाल दे रहे हो ना। तो किस टाइप का फ्लो है ये स्पेशली वैलिड है। बट ध्यान रखना बट ध्यान रखना जिस रेट से आप पानी ऐड कर रहे हो या निकाल रहे हो, वो क्या होना चाहिए, रेट टाइम के साथ में वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर? लिख देता हूं इसमें, इफ some flow is added or subtracted from system, then flow is called specially varied SV। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी और मजा आया होगा। बस यही चीजें सीखने की हैं, उसके बाद तो उसका मैथमेटिक्स है ओपन चैनल फ्लो के अंदर। जो मेन चीजें हैं ना, टाइप ऑफ फ्लो, ग्रेजुअली वेरिड क्या होता है, अभी मैंने ये नहीं बताया कब और कहाँ कहाँ होता है, सिर्फ बताया कि होता क्या है। वो भी देख लेंगे कहाँ कहाँ आपको ये ग्रेजुअली वेरिड मिलता है, कहाँ कहाँ आपको रैपिडली वेरिड मिलता है। क्लियर? चलो एग्जाम्पल डाल सकते हो रिवर लिंकिंग। कल मिलते हैं सेम टाइम पे, ठीक है? टेक केयर एवरीवन।
बस रिवाइज करके आना, इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे।